हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार रिजल्ट टारगेट में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार डीएलएड सीबीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि इस क्लास में आप सभी को बिहार डीएलएड सीबीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले जितने भी प्रश्न साइंस प्लस सोशल साइंस से है, सभी प्रश्न को एक एक करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज की सेशन को शुरू करते हैं। इससे पहले जान लीजिए, अगर आप लोग पहली बार बिहार रिजल्ट टारगेट यूट्यूब चैनल पर आए हैं अपने डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2022 की तैयारी को लेकर के, तो इस चैनल को 100% सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डीएलएड सीबीटी एंट्रेंस एग्जाम 2022 की संपूर्ण तैयारी इसी चैनल पर आपको कराई जाएगी। और अभी तक आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप लोग उस पर मैसेज कीजिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक एक प्रश्न को आप लोग अपने दिमाग में एडजस्ट कर लीजिएगा। जितने भी प्रश्न आपको बताएंगे 100% इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। देख लीजिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। 4 ऑप्शन रहेगा आपको एग्जाम में भी। देखिए, अनाई मुड्डी है, और देखिए डोडद बेटा है, ठीक है। देखिए, अमरकंटक है, महेंद्रगिरी है, ठीक है। तो लेकिन जो है आपको याद रखना है, अनाई मुड्डी जो है दोस्तों, अनाई मुड्डी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अनाई मुड्डी है, ठीक है दोस्तों, जिसकी जो है दोस्तों लंबाई है 8,842 मीटर है, ठीक है। 8,842 फीट इसकी लंबाई है, ठीक है। चलिए अब देखिए, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन समझ लीजिएगा तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। देखिए, दक्षिण भारत की तो सबसे ऊंची जो चोटी है वो अनाई मुड्डी है। अब देखिए, पालनी पहाड़ियों में स्थित अनाई मुड्डी शिखर भारत का सबसे ऊंचा शिखर है, दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। ये आप लोग याद रखिएगा, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। दक्षिण भारत की पूछे तो अनाई मुड्डी है, ठीक है। अब देखिए, अनाई मुड्डी की जो ऊंचाई है 2695 मीटर है। फीट की बात करें तो 8,842 है, ये आप लोग याद रखिएगा। और ये केरल के जो है इडुक्की जिले में स्थित है। और ये किस राज्य में, अनाई मुड्डी पहाड़ियाँ जो है किस राज्य में, चोटी किस राज्य में, तो केरल के इडुक्की जिले में स्थित है, ठीक है। जो उत्तर में पालघाट को 2 हिस्सा में बांटता है, ठीक है। अनाई मुड्डी जो है उत्तर में पालघाट को 2 हिस्सों में बांटता है, ठीक है। इस क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देता है। पश्चिमी घाट को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। नीलगिरी स्थित, देखिए अब एक और प्रश्न आपको आएगा, नीलगिरी स्थित डोडद, ठीक है, डोडद बेटा का दूसरा स्थान है, ठीक है। नीलगिरी स्थित जो दक्षिण भारत का डोडद बेटा का दूसरा स्थान है, इसकी जो ऊंचाई है 2637 मीटर है, ठीक है। और जो देखिए, अनाई मुड्डी की जो ऊंचाई है वो 2695 है, लेकिन इसका दूसरा स्थान है। दूसरा स्थान किसका, आपको पूछ सकता है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा, डोडद बेटा है, ठीक है। डोडद बेटा है। डोडद बेटा जो है ये नीलगिरी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी जो ऊंचाई है 2637 मीटर है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे 3-4 प्रश्न आपका क्लियर होगा। जिला याद रखना है, स्टेट याद रख लेना है, बाकी ऊंचाई कितना है ये आपको मीटर में भी आपको याद रख लेनी है, ठीक है। दूसरे नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर के प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पीडीएफ में जितने भी प्रश्न है 100% इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है। देखिए, किसी देश में आय का पुनर्वितरण करने का सर्वोत्तम मार्ग है। देखिए, किसी भी देश में आय का पुनर्वितरण करने का सर्वोत्तम मार्ग है, कौन है, तो देखिए परगामी व्यय से संयुक्त परगामी कराधान। और देखिए, दूसरा नंबर का यहाँ पे प्रश्न है कि परगामी व्यय से संयुक्त परगामी कराधान, ठीक है। देखिए, संयुक्त परगामी कराधान जो होता है ये 100% इम्पोर्टेंट होता है। किसी भी देश में आय के जो है वितरण करने का ये सर्वप्रथम और सबसे बड़ी सर्वोत्तम मार्ग है, ठीक है। प्रतिगामी व्यय से संयुक्त परगामी कराधान, ठीक है। संयुक्त परगामी कराधान जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इसका बी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी देश में आय का पुनर्वितरण करने का सर्वोत्तम मार्ग जो है ये प्रतिगामी व्यय से संयुक्त परगामी कराधान है, ठीक है। ये जो है 1996 में ये भी प्रश्न पूछे गए, ठीक है। चलिए अब तीसरे नंबर का प्रश्न आप सभी के लिए, कौन सी एक संवैधानिक संस्था है, ठीक है। कौन सी एक संवैधानिक संस्था है, देखिए विश्वविद्यालय आयोग, भारतीय स्पर्धा आयोग,
भारतीय निर्वाचन आयोग। और देखिए चौथा नंबर का प्रश्न है केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग। तो देखिए भारतीय निर्वाचन आयोग जो है एक सरकारी संस्था है। भारतीय निर्वाचन आयोग जो है एक क्या है, सरकारी संस्था है। ये उत्तराखंड लोअर परीक्षा में के 2021 में पूछे गए प्रश्न है, कौन भारत की सरकारी संस्था है? तो आप लोग कहते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग जो है भारत की सरकारी संस्था है। ठीक है, चलिए अब जो है सरकारी संस्था के बारे में एक बार आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि संविधान से संबंधित भी आपको प्रश्न आ सकते हैं। देखिए भारतीय संविधान के 15वें अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक निर्वाचन की व्याख्या की गई। इसका उत्तरदायित्व लोकसभा और विधानसभा चुनाव के साथ ही भारत के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित चुनाव का भी आयोजन करता है। ठीक है, अनुच्छेद देखिए भाग 15 में, संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक जो है निर्वाचन की व्याख्या किया गया। आपको पूछा जा सकता है कि संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग की व्याख्या किया गया है। ठीक है, तो आप लोग याद किया 15वें भाग में, 15वें भाग के किस अनुच्छेद में? तो 324 से 329वें अनुच्छेद तक जो निर्वाचन की व्याख्या किया गया। ठीक है, देखिए अब देखिए सर्वोत्तम प्रकार का कोयला कौन है? तो देखिए एंथ्रासाइट जो है सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है। आप लोग याद रखिएगा एंथ्रासाइट जो है सर्वोत्तम यानी सबसे अच्छा कोयला है। ठीक है, सर्वोत्तम प्रकार के जो कोयला है वो एंथ्रासाइट है। ये सब भी पूछे गए प्रश्न है। कोयला के बारे में आप लोग समझ लीजिएगा तो बहुत बेहतर रहेगा। कोयला का एक प्रश्न आपको जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग जो ये पीडीएफ चाहते हैं तो आप जो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी आप लोग मैसेज कीजिए। आपको यहाँ से 100% जितने भी इंपोर्टेंट प्रश्न देख लीजिए, 100% ये सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है, तो आपको ये प्रश्न मिल जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही कम चार्ज में आपको 4 सब्जेक्ट का हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं। तो जिसको पीडीएफ लेना है तो ये नंबर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिए। देखिए सर्वोत्तम प्रकार का कोयला एंथ्रासाइट है। इसका रंग काला होता है, जो काला होता है इसका जो रंग इसीलिए जो है ये सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है। इस पर हाथ ले देखिए हाथ में लेने पर काली नहीं करता है। ठीक है, अगर आप इसको हाथ में लीजिएगा तो आपका हाथ का रंग काला नहीं होता। अधिक चमक अधात्विक होती है। टूटने पर इसके नवीन पृष्ठों से एक अवतल और दूसरा उत्तल दिखाई देता है। इसे जैसे छंगभांग यानी कोइनकोयड, ठीक है, कोइनकोयड इसको मान के चलिए टूट कहते हैं। ठीक है, इसको संखाब टूट कहते हैं। ठीक है, एंथ्रासाइट को क्या कहते हैं? संखाब टूट कहते हैं। ठीक है, जो खास विशेषता है एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा 85% से भी अधिक होती है। भारत में केवल कारगिल क्षेत्र की टर्शियरी चट्टानों में एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है। आपको याद रखना है कि टर्शियर चट्टानों में जो एंथ्रासाइट कोयला है कहाँ पाया जाता है? तो कारगिल क्षेत्र के टर्शियरी चट्टानों में जो है एंथ्रासाइट कोयला पाई जाती है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। दूसरी जो प्रश्न आप सभी का, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? तो देखिए मकड़ी द्वारा जो उत्पादन जो रेशम होता है, जो मकड़ी खुद रेशम उत्पादन करता है उसको जो दोस्तों गोसामर कहते हैं। ठीक, उसको हम लोग गोसामर कहते हैं। ये आप लोग याद रख लिया। ये सब भी पूछे गए प्रश्न है, आपको भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए भिलाई इस्पात केंद्र, ठीक है, भिलाई लोह इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? ये तो कई एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। हमको लगता है कि आपके लिए भी ये 100% इंपोर्टेंट है, आपको भी ये पूछ सकता है। ठीक है, भिलाई लोह इस्पात केंद्र जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। भिलाई लोह इस्पात केंद्र जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये 100% इंपोर्टेंट है। आप लोग जो है इसको अभी ही याद कर लीजिए अपने दिमाग में। भिलाई लोह इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में। 100% इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये अपने दिमाग में रजिस्टर कर लीजिए। ठीक है, बाकी पीडीएफ वाला जितने भी स्टूडेंट है सभी जल्दी आप लोग एसएमएस कीजिए। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर का आपको प्रश्न जो पूछ सकता है, भिलाई जो है भिलाई लोह इस्पात जो कारखाना की स्थापना जो है ये कब किया गया था? तो ये सोवियत संघ की सहायता से 1955 ईस्वी में की गई थी, जबकि अन्य तीनों इस्पात संयंत्र नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, किस सुल्तान ने देखिए प्रश्न है कि किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया? तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो है, ये अलाउद्दीन खिलजी ने जो है साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए जो है एक विशेष प्रकार की जो है सेना को नियुक्त किया था। कौन किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी आपको याद रखना, इस प्रश्न का आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी, जो कि 100% इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी सबके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है।
ये जो है ये पूछे जा सकते हैं। देखिए अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष प्रकार की सेना की नियुक्त किया। दिल्ली सल्तनत ने खिलजी वंश का दूसरा शासक, ठीक है, देखिए दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक अलाउद्दीन खिलजी है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत खिलजी वंश के दूसरा शासक कौन है? अलाउद्दीन खिलजी है। 22 अक्टूबर 1296 को दिल्ली का सुल्तान बना, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान कब बना? तो 22 अक्टूबर 1296 को। इसके सेना को नगद वेतन देने तथा अस्थायी सेना की नींव रखी, ठीक है। चलिए अब देखिए, दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना थी। उसने घोड़ा दागने तथा सैनिक का हुलिया खिलने की प्रथम प्रथा शुरुआत की, ठीक है। हुलिया लिखने की प्रथम प्रथा शुरुआत की। देखिए अब आपको याद रखना है कि घोड़ा दागने तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा किसने शुरू की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। ये 100% इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये भी आप लोग दिमाग में एडजस्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपको कि संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए संगम योजना का मुख्य उद्देश्य है, ये जो संगम योजना है, ये जो है इस योजना की शुरुआत जो दोस्तों 15 अगस्त 1996 को किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है विकलांगों की कल्याण एवं वृद्धि करना, ठीक है। विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना, ठीक है। संगम योजना का मुख्य उद्देश्य है विकलांगों की कल्याण और उसकी वृद्धि करना। विकलांग जो है उसको जो है उसकी सहायता प्रदान करना, उसको राशि प्रदान करना। ये किस योजना का देन है? तो संगम योजना को जो की शुरुआत जो है 15 अगस्त 1996 में किया गया था। ये आप लोग याद रखिए, संगम योजना की शुरुआत जो 15 अगस्त 1996 में किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जेजाक भुक्ति किसका प्राचीन नाम था? जेजाक भुक्ति जो है बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। जेजाक भुक्ति जो है किसका प्राचीन नाम है? तो बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जो है जेजाक भुक्ति है। अब देखिए इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए, ये क्या है जेजाक भुक्ति, बुंदेलखंड क्या है इसका प्राचीन नाम? तो देखिए जेजाक भुक्ति पूर्व मध्यकालीन के समय चंदेल वंश के शासकों का क्षेत्र था, ठीक है। जेजाक भुक्ति जो है किस वंश का शासक था? तो यह जो है चंदेल वंश का शासक था, ठीक है, क्षेत्र था जो यमुना एवं नर्मदा नदी के बीच स्थित था। वर्तमान में यह क्षेत्र बुंदेलखंड का क्षेत्र है, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्य की सीमा संयुक्त सीमा में अवस्थित है। देखिए चंदेल शासकों ने 9वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक बुंदेलखंड में शासन किया, ठीक है। अब देखिए जो 10वां नंबर का प्रश्न आता है 100% इंपोर्टेंट है। मिताली एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलती है? तो ये जो है दोस्तों ढाका से जो है, ठीक है, ढाका से जो है गुवाहाटी के बीच चलता है, ठीक है। गुवाहाटी नहीं, न्यू जलपाईगुड़ी के चलता है। ढाका से जो है ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलता है, ठीक है। न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलता है, ठीक है। ये बांग्लादेश से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलता है, यानी बांग्लादेश और कोलकाता के बीच ये एक्सप्रेस चलता है, ठीक है। ये बांग्लादेश एवं पश्चिम बंगाल के बीच ये एक्सप्रेस चलता है, न्यू जलपाईगुड़ी, जो कि 100% इंपोर्टेंट है, ये आप लोग याद रख लीजिएगा। देखिए अब जो प्रश्न आता है आप सभी का प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए नदी का जल प्रदूषण किससे मापा जाता है? तो देखिए नदी का जो जल प्रदूषण है वो जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से मापा जाता है। जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से नदी का प्रदूषण मापा जाता है, कितना % ऑक्सीजन जल में उपस्थित है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब जो है नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है राजगीर कुंड में गर्म जल कहाँ से आता है? ये आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, 100% इंपोर्टेंट प्रश्न है। राजगीर कुंड में गर्म जल कहाँ से आता है? गर्म पानी, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, राजगीर कुंड में गर्म पानी कहाँ से आता है? तो ये सप्तरनी, ठीक है, सप्तपर्णी गुफाओं से आता है, ठीक है। ये सप्तपर्णी गुफाओं से आता है। इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए सप्तपर्णी गुफा क्या है। राजगीर कुंड में गर्म जल सप्तपर्णी गुफाओं से आता है। यह व्यवहारगिरी पर्वत पर भेलवा डोब तालाब है, ठीक है, जिससे ही जल पर्वत से होते हुए, ठीक है, यहाँ पहुंचता है। और यह पर्वत में कई प्रकार के जो है केमिकल जैसे सोडियम, गंधक, सल्फर, इसकी वजह से यहाँ का जो पानी है वो गर्म होता है, ठीक है। देखिए गंधक जिस पानी में रहेगा, ठीक है, गंधक जिस पानी में रहेगा वो पानी बहुत गर्म होता है। जिस स्थान पर पानी हमेशा गर्म रहता है उस पानी में गंधक होता है। बता दें कि गर्म पानी का झरना राजस्थान में भी है, ठीक है, इसका नाम नारायणी है, ठीक है। नारायणी एक प्रकार के गर्म जलकुंड है जो कि राजस्थान में है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, ये आप लोग याद रखिएगा।
नारायणी माता मंदिर अलवर के निकट है। इसमें सदैव गर्म पानी निकलता है। ऐसी मान्यता है कि पानी में नहाने से बीमारियां दूर हो जाती है। यहाँ के पानी में नहाने से क्या होती है कि बीमारियां दूर हो जाती है। तो नारायणी गर्म जल कुंड कहाँ है, तो ये राजस्थान में स्थित है। तो यहाँ पे आप लोग को कुल मिला के हम जितने भी प्रश्न बताए हैं इतना ही काफ़ी है। तो आप लोग टोटल प्रश्न को याद कर लीजिए। कल के आपको पार्ट 2 में आपको कल हम बताएंगे। कल आपको पार्ट 2 में पिछड़ा जाति आयोग में टोटल चीज जितने भी आपको बैकवर्ड कास्ट सब होता है, कमीशन सब होता है, इसके बारे में कल आपको बताएंगे। तो इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी जिसको PDF चाहिए टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, ठीक है, आपको PDF मिल जाएगा। धन्यवाद, मिलते नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।